ई गवर्नेंस। विश्व बैंक ने ई गवर्नेंस को सरकारी संस्थाओं द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट और मोबाइल कंप्यूटर के उपयोग के रूप में परिभाषित किया, जिसमें नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के अन्य भागों के साथ संबंधों को परिवर्तित करने की क्षमता है। अंततः ई गवर्नेंस शासन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग है। भारत में ई गवर्नेंस शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। इसका लक्ष्य रक्षा, आर्थिक निगरानी, चुनाव तथा कर प्रशासन जैसे डेटा गहन कार्यों के आंतरिक अनुप्रयोग पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ई गवर्नेंस की खूबसूरती यह है कि कुछ प्रयास लाखों चेहरों पर मुस्कान ला सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था, जो ई प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने वर्ष 1977 में जिला सूचना प्रणाली की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सभी जिला कार्यालय को कंप्यूटरीकृत करना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना था। 1987 में उपग्रह प्रौद्योगिकी की सहायता से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क की शुरुआत ने पूरे देश में ई गवर्नेंस पहल की नींव रखी। NIC नेट और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कार्यक्रम की जिला सूचना प्रणाली कार्यान्वयन के साथ शुरू हुई, जो जिला स्तरीय प्रशासन को डिजिटल बनाने पर केंद्रित है। 2006 में प्रारंभ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का उद्देश्य पहुंच, दक्षता, पारदर्शिता और सामर्थ्य को बढ़ाकर शहरी सेवाओं के वितरण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। ई गवर्नेंस योजना के तहत देश भर में नागरिकों के बीच ई गवर्नेंस और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया, डिजी लॉकर, मोबाइल सेवा और MyGov.in जैसी विभिन्न पहलों की शुरुआत की गई है। स्मरणीय तथ्य में अप्रैल 2024 तक भारत में कुल 95.15 गाँवों में इंटरनेट की सुविधा है। मार्च 2014 तक कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर 251.59 मिलियन से बढ़कर मार्च 2024 में 954.4 मिलियन हो गए हैं। PIB के अनुसार ई गवर्नेंस की विशेषता स्मार्ट। ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन का उद्देश्य कार्य निष्पादन के स्तर को बढ़ाना तथा सेवाओं का समुचित वितरण सुनिश्चित करना। ये सभी ई गवर्नेंस की पहुंच विशेषताओं, जिन्हें स्मार्ट कहा जाता है, के माध्यम से संभव होगा। स्मार्ट में एस का मतलब है सरल। सरकारी नियमों, प्रक्रियाओं को उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बनाने के लिए उन्हें सरलीकृत किए जाने की आवश्यकता है। M मतलब नैतिक, चूँकि भ्रष्टाचार विरोधी और सतर्कता एजेंसियों में सुधार हुआ है, इसलिए अधिकारियों में नैतिकता और मूल्यों का संचार हो रहा है। A मतलब जवाबदेही, सूचना और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मानदंड की स्थापना, उन मानकों के प्रभावी मानक में सहायता करता है। R मतलब उत्तरदायित्व, कुशल सेवा वितरण और नागरिक के प्रति उत्तरदायी सरकार। T मतलब पारदर्शी, जो सूचना सभी गुप्त रखी जाती है, वह अब जनता के उपलब्ध और जिससे सरकारी विभागों में समानता और कानून का शासन स्थापित हो रहा है। ई गवर्नेंस के घटक में विधि प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार शासन में अंतरक्रिया सरकार से नागरिक, सरकार से सरकार और जिसमें सरकार से कर्मचारी और सरकार से व्यवसाय स्तर होती है। इन अंतरक्रियाओं पर ई गवर्नेंस के प्रभाव का विश्लेषण करके ई गवर्नेंस के महत्व को समझा जा सकता है। सरकार से नागरिक, ई गवर्नेंस नागरिकों को सेवा प्रदान करने में सुविधा प्रदान करती है। हाँ, मेरा आलू रखा हुआ है तो कोई नहीं खाना, ठीक है? हाँ।
भारत में गवर्नमेंट टू कस्टमर सेवा का उदाहरण उमंग ऐप 800 से अधिक सरकारी सेवाओं के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म, डिजी लॉकर आधिकारिक दस्तावेज को संग्रहित करने के लिए सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म, CPGRMS सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली। गवर्नमेंट टू सिटीजन का तात्पर्य डिजिटल या भौतिक माध्यमों से नागरिकों तक सीधे सरकारी सेवाएं पहुंचाना है, जिसका उद्देश्य शासन को अधिक कुशल, पारदर्शी, नागरिक अनुकूल बनाना। इसकी विशेषताओं में शामिल है सेवा वितरण में सुगमता, तीव्र गुणवत्तापूर्ण, आसान और अंतिम छोर तक सेवाएं वितरण सुनिश्चित करना, खामियों और लीकेज को रोकना, सार्वजनिक डोमेन में सूचना की उपलब्धता और नागरिकों के लिए इसकी आसान पहुंच वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना जवाबदेही लाती है। वास्तविक समय शासन सरकार नागरिकों को शिकायत का तेजी से समाधान करती है। नागरिक सुरक्षा में वृद्धि, सुरक्षा एजेंसी के बीच बेहतर समन्वय और समय पर ठोस जानकारी साझा करना, सरकार से व्यवसाय तक ई-गवर्नेंस व्यवसाय को सुगम बनाता है। भारत में G2B के उदाहरण GST पोर्टल, पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने और कर भुगतान के लिए जेम पोर्टल, पारदर्शी खरीद के लिए सरकारी ई मार्केटप्लेस, उद्यम पोर्टल, MSME पंजीकरण और लाभ हेतु। गवर्नमेंट टू बिजनेस का तात्पर्य सरकार द्वारा व्यवसायों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और डिजिटल सेवाओं से है। इसका उद्देश्य विनियामक प्रक्रियाओं को सरल और तीव्र करना, व्यवसाय करने में सुगम बनाता है। इसमें उद्योग और व्यापार के साथ बेहतर संपर्क, परियोजनाओं की समय पर स्वीकृति, परियोजनाओं तथा नीतियों की निगरानी औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ICT सिंगल विंडो मंजूरी प्रदान करने में मदद करता है, जिससे व्यापार करने में सुगमता होती है। रिपोर्ट दाखिल करने, श्रम कानून का पालन करने और निरीक्षण जैसी अनुपालन प्रक्रियाओं को अब आसानी और पारदर्शिता के लिए डिजिटल कर दिया गया है। सरकार से सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का अर्थ है डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग विभिन्न सरकारी विभागों या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सूचनाओं, सेवाओं, संसाधनों का आदान प्रदान और वार्ता से है। इसका उद्देश्य समन्वय में सुधार करना, दोहराव को कम करना और शासन में दक्षता बढ़ाना। इसमें शामिल है ई-प्रशासन, प्रशासनिक और प्रक्रियाओं के स्वचालन में परिवर्तन और प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ती है, अनावश्यक देरी कम होती है। वास्तविक समय निगरानी आधारित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, ई-समीक्षा का उपयोग कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री द्वारा परियोजनाओं और नीतिगत पहलें की प्रगति की निगरानी के साथ विभिन्न मंत्रालयों की अनुवर्ती गतिविधियों को वास्तविक समय में करने के लिए किया जाता है। पदानुक्रमित रहित संगठन ICT ने निर्णय लेने में सभी हिस्सों की भागीदारी को बढ़ावा दिया, जिससे पदानुक्रम संबंधी दबाव में कमी आई है। जवाबदेही बढ़ाकर सरकार और उनके कर्मचारियों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना, जैसे कि संदेश मैसेजिंग एप्लीकेशन, लागत और कामकाजी कार्रवाई में कमी, LAN के माध्यम से, लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण सूचना और फाइलिंग का हस्तांतरण ऑनलाइन होता है, जिससे भौतिक गतिविधि और कागज़ की विशाल मात्रा में खपत और भंडारण की कमी आती है। स्मरणीय तथ्य की अगर याद किया जाए तो डिजिटल संप्रभुता का अर्थ किसी देश की उसकी डिजिटल अवसंरचना, डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर पर नियंत्रण, जिससे सुरक्षा, गोपनीयता, आर्थिक हितों की रक्षा की जा सके। इससे विदेशी निर्भरता कम होती है, नवाचार को बढ़ावा मिलता है, लेकिन वैश्विक अंतर संबंध और व्यापार बाधाओं में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना, डिजिटल कौशल में डिजिटल और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना इसे प्राप्त करने की कुंजी है। ई-गवर्नेंस का इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल, ई-गवर्नेंस का इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल ICT का उपयोग करके नागरिक और सरकार के बीच दो तरफा
विचार को सक्षम बनाता है। यह सक्रिय नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देते हुए सरकारी सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाता है, जिससे नागरिकों तक सेवाओं की पहुंच संभव हो पाती है और वे शासन प्रक्रिया में शामिल हो पाते हैं। ई गवर्नेंस में इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल की भूमिका नागरिकों की भागीदारी में वृद्धि, फीडबैक के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिससे शासन में सुधार होता है। माईगॉव नागरिकों को सरकारी नीतियों का सुझाव साझा करने में अनुमति देता है। बेहतर सेवा वितरण सेवाओं को सुव्यवस्थित करता है, देरी को कम करता है, पहुंच को बढ़ावा देता है। जैसे उदाहरण डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म, पासपोर्ट नवीनीकरण और कर दाखिल करने जैसी सेवाओं को सरल बनाता है। संचालन में पारदर्शिता सरकारी सेवाओं की निगरानी के लिए वास्तविक समय डेटा आधारित प्रदान करता है, जैसे कि ई ताल सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी सेवाओं के लिए ई लेनदेन की निगरानी करता है। फीडबैक के माध्यम से जवाबदेही शिकायतों की निगरानी करता है और आधिकारिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है। जैसे रेल मदद नागरिकों को रेल शिकायतों दर्ज करने में निगरानी करने की अनुमति देता है। ई गवर्नेंस विशेष रूप से इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल के माध्यम से समावेशिता और पारदर्शिता को बढ़ावा देकर सार्वजनिक सेवा वितरण को बदलने की क्षमता रखता है। जैसे कि वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री ने ई गवर्नेंस आसान, प्रभावी, किफ़ायती शासन है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के सरकार द्वारा कदम NEGP ने कई ई गवर्नेंस पहलों को सक्षम बनाया है। इसमें सबसे प्रमुख डिजिटल इंडिया मिशन 2015। इसके प्राथमिक घटकों में एक सुरक्षित और सक्षम ई गवर्नेंस बुनियादी ढांचा स्थापित करना, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में वितरित करना, सार्वजनिक डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करना शामिल है। इसी प्रकार शासन और प्रशासन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए कई अन्य कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन रिपोर्ट 2024 में मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड ने अनिवार्य ई सेवा की 100% पूर्णता प्राप्त की है। तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, केरल, असम, ओडिशा एकीकृत पोर्टल के माध्यम 100% सेवाएं प्रदान करते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 16,517 ई सेवाएं प्रदान की गई हैं, जिसमें तमिलनाडु सार्वजनिक ई सेवा 1,128 प्रदान करता है। सार्वजनिक सेवा वितरण आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI और निजी संस्थानों के बीच सहयोग आधारित प्रणाली को सक्षम बनाता है, जिससे सरकारी सेवाओं और सब्सिडी तक पहुंच आसान हो जाती है। डिजी लॉकर एक डिजिटल दस्तावेज भंडारण और साझाकरण प्लेटफॉर्म है, जो नागरिकों को विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किए गए अपने डिजिटल दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को संग्रहित करने, उन पर पहुंच सुनिश्चित करने और साझा करने की अनुमति देता है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का उद्देश्य जिला स्तर पर नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करना, जिसमें प्रमाण पत्र जारी करना, भूमि रिकॉर्ड, राजस्व प्रशासन शामिल है। असम सरकार के अनुसार ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना में 10 मिलियन से अधिक डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। ई कोड एकीकृत मिशन मोड, इसका उद्देश्य ई फाइलिंग, केस ट्रैकिंग और वर्चुअल कोर्ट सुनवाई के माध्यम से न्यायालयीय प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना और न्यायिक दक्षता में सुधार करना है। 31 अक्टूबर 2024 तक जिला और उच्च न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3.38 करोड़ मामलों की सुनवाई की गई, जिससे न्यायिक दक्षता में वृद्धि हुई। लोक शिकायत निवारण पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, उनकी स्थिति को ट्रैक करने और विभिन्न सरकारी विभागों में समय पर निवारण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। 2020 और 2024 के बीच लोक शिकायत निवारण पोर्टल के माध्यम से 1.15 करोड़ से अधिक शिकायतों का निवारण किया गया है। ई संपर्क पोर्टल एक नागरिक समन्वय प्लेटफॉर्म है, जो नागरिक और
सरकारी विभागों के बीच संचार को सक्षम बनाता है, जिससे नागरिकों को फीडबैक देने, शिकायत दर्ज करने और सरकारी सेवाओं के बारे में जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित होती है। ई-दाखिल पोर्टल ये सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है, जो एक लागत प्रभावी और कुशल शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करता है। कॉमन सर्विस सेंटर ये ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक ई-गवर्नेंस, वित्तीय, वाणिज्यिक सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्राम स्तर में उद्यमियों द्वारा चलाए जाते हैं, जो समावेशी डिजिटल विकास को बढ़ावा देता है। स्वास्थ्य देखभाल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का लक्ष्य देश में एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड ये प्रत्येक नागरिक को एक अद्वितीय 14 अंकीय स्वास्थ्य आईडी प्रदान करते हैं, ताकि ये अपने मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित। आभा कार्ड प्रत्येक नागरिक को एक 14 अंकीय स्वास्थ्य आईडी प्रदान करता है, ताकि वे मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप में एक्सेस और साझा कर सकें। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रोगियों, चिकित्सकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच सहज वार्ता को सक्षम करता है। अन्य उदाहरणों में नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सेस, डिजिटल हेल्थ एक्टिव इंसेंटिव स्कीम, शिक्षा में वर्ष 2021 शुरू की गई राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षिक वास्तुकला का उद्देश्य देश की शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय और विकसित करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचे को एकीकृत करना। स्वयं स्टडी वेब ऑफ एक्सेस सर्विस फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो भारत भर में विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में निःशुल्क पाठ्यक्रम और संसाधन प्रदान करता है। स्वयं प्रभा जैसे तृतीय चैनलों का एक समूह जो 24/7 शैक्षिक सामग्री प्रसारित करने के लिए समर्पित है। दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो शिक्षकों को ई-सामग्री, शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। ये कक्षा शिक्षण का समर्थन करने और विद्यार्थी जुड़ाव को बढ़ाने के लिए पारस्परिक पाठ्यपुस्तकों, पाठ योजनाओं, प्रोन्नति और अन्य शैक्षिक सामग्री प्रदान करता है। ई-पाठशाला राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की यह पहल, जो स्कूली विद्यार्थियों को डिजिटल पुस्तकें और शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह कक्षा में अधिगम और पुनर्निरीक्षण करने के लिए ई-पुस्तकें, ऑडियो विजुअल सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करता है। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी NAD एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो अकादमिक प्रमाण पत्रों और डिजिटल और प्रतिलिपि को सुरक्षित और छेड़छाड़ रहित तरीके से संग्रहित करता है। कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कृषि उपज के लिए पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की सुविधा देता है। यह देश भर में कृषि बाजारों को जोड़ता है, जिससे किसान भारत में कहीं भी खरीदारों को अपनी उपज बेच सकते हैं। एम किसान पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किसानों को SMS के माध्यम से फसल संबंधी सलाह प्रसारित करते हैं। एम किसान पोर्टल ने किसानों को 152 करोड़ से अधिक SMS सलाह प्रसारित की हैं। ये क्षेत्रीय भाषाओं में मौसम पूर्वानुमान, कीट प्रकोप और सर्वोत्तम कृषि प्रथाओं के बारे में समय पर जानकारी प्रदान करती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों को डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करती है, जिसमें मृदा के पोषक तत्वों, उर्वरकों और फसल विशिष्ट पोषक तत्व प्रबंधन के लिए सिफारिशें
के बारे में जानकारी देती है। ई कृषि संवाद एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो किसानों की विशेषज्ञों से कृषि सलाह जानकारी प्रदान करने में सक्षम बनाता है। यह टोल फ्री हेल्पलाइन, SMS और वेब पोर्टल के माध्यम से किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच दो तरफा संचार की सुविधा प्रदान करता है। वित्तीय विकास और समावेशन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI के साथ उपयोगकर्ता आसानी से भुगतान कर सकते हैं, बिलों को विभाजित कर सकते हैं और विभिन्न प्लेटफॉर्म तथा बैंकिंग संस्थानों में लेन देन कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत 2024 तक 98.5% ग्रामीण भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। ई-रूपी यह एक प्रीपेड वाउचर आधारित प्रणाली है जो निर्बाध और संपर्क रहित डिजिटल लेन देन को सक्षम बनाती है, पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और सरकारी लाभों का वितरण में लीकेज को समाप्त करती है। रुपे क्रेडिट कार्ड UPI में से लिंक यह उपयोगकर्ता को अपने रुपे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके UPI भुगतान करने की सुविधा देता है, तो डिजिटल लेन देन और छोटे व्यापारियों के लिए एक लाभकारी है। शहरी और ग्रामीण शासन प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों के शासित प्रदेशों में ग्रामीण क्षेत्रों तुम जाओ, हाँ नहा लो, तुम नहा लो फिर मैं नहा लूँगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों के शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में 6 करोड़ व्यक्तियों को डिजिटल रूप में साक्षर बनाना। यह 40% ग्रामीण परिवारों को लक्षित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सदस्य को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण मिल सके। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भारत में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का उद्देश्य 2,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस सेवाओं का वितरण सुनिश्चित हो सके। ई ग्राम स्वराज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शासन और सेवा वितरण की सुविधा प्रदान करता है। यह पंचायतों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने, रिकॉर्ड बनाए रखने और नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करने में सक्षम बनाता है। ई ग्राम स्वराज ग्रामीण शासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता, दक्षता को बढ़ावा देता है। ई नगर पालिका पोर्टल कई शहरी स्थानीय निकायों ने नागरिकों को विभिन्न नगर पालिका सेवाओं और सुविधाओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करने के लिए ई नगर पालिका पोर्टल विकसित किया है। ये पोर्टल नागरिकों को संपत्ति कर का भुगतान करने, भवन निर्माण परमिट के लिए आवेदन करने, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अनुरोध करने, शिकायत दर्ज करने और अपने आवेदनों की स्थिति को घर बैठे ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। चुनाव प्रबंधन भारतीय निर्वाचन आयोग पोर्टल भारत में निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची, मतदाता केंद्र स्थान और चुनाव कार्यक्रम सहित चुनावी जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट मशीन वीवीपैट EVM की शुरुआत ने भारत में मतदान प्रक्रिया को क्रांति ला दी है, जिससे वोटों की तीव्र और सटीक गणना सुनिश्चित हुई है। वीवीपैट के कार्यान्वयन से मतदाताओं को उनके मतदान की पुष्टि होती है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, आत्मविश्वास बढ़ता है। चुनावी फोटो पहचान पत्र EPIC प्रबंधन प्रणाली EPIC जारी करने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाती है, जिससे निर्वाचन आयोग मतदाताओं के सटीक रिकॉर्ड बनाए रखने, चुनावी धोखाधड़ी को रोकने में सक्षम होता है। सी विजिल मोबाइल ऐप नागरिकों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और अन्य चुनावी कदाचार
कि वास्तविक समय में फ़ोटो या वीडियो कैप्चर करके अपलोड करके रिपोर्ट करने में सुविधा देता है। परिवहन और लॉजिस्टिक में वाहन और सारथी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नागरिकों को वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने और इन्हें नवीनीकृत करने, शुल्क भुगतान करने, प्रासंगिक दस्तावेजों और सूचनाओं तक पहुंच में सक्षम बनाते हैं। ई चालान सिस्टम ये सिस्टम तेज़ी से वाहन चलाने, रेड लाइट पार करने और यातायात जैसे उल्लंघनों का पता लगाने के लिए कैमरे, सेंसर जैसी तकनीकी का उपयोग करते हैं। उल्लंघनकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक चालान प्रदान करते हैं। ई चालान प्राप्त होता है जिसका भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। इस प्रकार कागजी कार्यवाही की आवश्यकता कम हो जाती है और यातायात प्रबंधन की दक्षता में सुधार होता है। ई टोल कलेक्शन, फास्टैग जैसे इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम के कार्यान्वयन ने भारत में राजमार्गों पर टोल संग्रह को बदल दिया है। फास्टैग ई प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम जो RFID तकनीकी का उपयोग करता है ताकि वाहनों को टोल प्लाजा से गुजरने पर टोल शुल्क में स्वचालित कटौती हो सके। सामाजिक कल्याण और गरीबी उन्मूलन, नेशनल कैरियर सर्विस श्रम और रोजगार मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करना है। ये नौकरी, कैरियर परामर्श, कौशल विकास पाठ्यक्रम और सरकारी योजनाओं और रिक्तियों की जानकारी और सेवाएं प्रदान करता है। पेंशनभोगी पोर्टल सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, पेंशन भुगतान आवेदन अपलोड करने, ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए एक एकल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। श्रम सुविधा पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा श्रम संबंधी अनुपालन को समेकित करने और व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए एक शुरू किया गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ई श्रम पोर्टल विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पंजीकरण और ट्रैकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। राज्य स्तरीय ई गवर्नेंस पोर्टल, ई सेवा गतिविधियों ई सेवा आंध्र प्रदेश में उपयोगिता बिलों के भुगतान, प्रमाण पत्र, लाइसेंस परमिट करने की सुविधा प्रदान करती है। खजाने परियोजना कर्नाटक में राज्य की राजकोष प्रणाली को डिजिटल बनाता है। फ्रेंड्स केरल में राज्य सरकार को करों, अन्य वित्तीय बकाया का भुगतान करने के लिए एकल विंडो सुविधा है। लोकवाणी परियोजना उत्तर प्रदेश शिकायतों के निपटान, भूमि रिकॉर्ड बचाव, आवश्यक विविध सेवाएं प्रदान करने संबंधी एकल विंडो समाधान। मार्वल महाराष्ट्र उन्नत अनुसंधान और संवर्धन कानून प्रवर्तन के लिए सतर्कता एक AI संचालित प्रणाली है जिसे महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अपराध सुलझाने की क्षमताओं और पूर्वानुमानित पुलिसिंग को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। ई-परवाई कर्नाटक राज्य में नेत्र देखभाल सेवाओं में सुधार, शीघ्र निपटान और उपचार में सहायता के लिए विकसित एक AI मशीन लर्निंग आधारित मोतियाबिंद पहचान केंद्र है। ई-परवाई कर्नाटक का कोट्टायम ई गवर्नेंस योजना केरल की। इस पहल के तहत ई-ऑफिस सिस्टम को लागू करना, मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करना, डिजिटल बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं में वृद्धि के लिए कोट्टयम पर्यटन मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना शामिल है। नम्मा ग्राम सभा ऐप तमिलनाडु का ग्राम सभा की बैठकों, निर्णयों के बारे में जानकारी प्रदान करके स्थानीय शासन में नागरिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए
डिजिटल किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है। GID आधारित भूमि रिकॉर्ड सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश राज्य को भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को डिजिटल बनाने सुव्यवस्थित करने के लिए भौगोलिक सूचना डेटाबेस आधारित भूमि रिकॉर्ड संबंधी सर्वेक्षण किया गया है। ई-गवर्नेंस केस स्टडी तेलंगाना निम्नलिखित ई-गवर्नेंस पहलों के माध्यम से अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। भूमि अभिलेखों के लिए धारणी पोर्टल, एकीकृत सार्वजनिक सेवाओं के लिए TF फोलियो तथा औद्योगिक अनुमोदन के लिए TS iPass समग्र वेदिका जैसे इनके डेटा संचालित प्लेटफॉर्म और रायथू बंधु जैसी परियोजनाएं लक्षित और पारदर्शिता कल्याण वितरण सुनिश्चित करती हैं। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जैसी अभिनव पायलट परियोजना राज्य की तकनीकी आधारित शासन दृष्टिकोण को और प्रदर्शित करती हैं। केरल ने ई-हेल्थ केरल जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटल शासन को प्रशस्त किया है, जो एक एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली प्रदान करता है तथा ई-ऑफिस सरकारी कार्यप्रणाली का डिजिटल बनाता है। गांवों में स्थापित राज्य के अक्षय केंद्र गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं, डिजिटल विभाजन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केरल इंटरनेट की बुनियादी अधिकार घोषित करने वाला पहला राज्य है, जिसमें समावेशी डिजिटल पहुंच के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। मेघालय उद्यम वास्तुकला मेघ-ई परियोजना शासन में सुव्यवस्थित करने और सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाती है, जिसका उद्देश्य प्रशासन को अधिक नागरिक केंद्रित और कुशल बनाना है। ई-गवर्नेंस में सूचना का उपयोगिता मूल्य, सूचित नीति निर्माता और निर्णय लेना, डिजिटल प्लेटफॉर्म से सटीक डेटा विश्लेषण, प्रभावी सार्वजनिक नीतियों की जानकारी देता है और लक्षित हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है। सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुलभ जानकारी नागरिकों अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने में सक्षम बनाता है, जैसे RTI अधिनियम नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के अधिकार देता है। लक्षित कल्याण कार्यक्रम डेटा संचालित अंतर्दृष्टि यह सुनिश्चित करती है कि लाभ लक्षित लाभों तक पहुँचे। आपदा प्रतिक्रिया समय पर सूचना का प्रसार सभी आपदा प्रबंधन में सहायता करता है। उदाहरण के लिए भारतीय मौसम विभाग की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली चक्रवातों के दौरान वास्तविक समय जानकारी प्रदान करती है, जिससे त्वरित निकासी संभव होती है। नागरिक भागीदारी सूचित नागरिक शासन प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल हो सकते हैं, जैसे माईगोव प्लेटफॉर्म फीडबैक तंत्र के माध्यम से सहभागी शासन को बढ़ावा देते हैं। ई-गवर्नेंस की चुनौतियों में डिजिटल डिवाइड का अर्थ है विभिन्न जनसंख्या समूहों के बीच डिजिटल तकनीकों इंटरनेट तक पहुंच में असमानताओं से है। सभी नागरिकों के लिए ई-गवर्नेंस संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस अंतर को कम करना आवश्यक है। डिजिटल इंडिया जैसी पहल के बावजूद इंटरनेट पहुंच और डिजिटल साक्षरता में असमानताएं बनी हुई हैं और हाशिए पर मौजूद समुदायों को डिजिटल प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन सेवाओं तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ रहा है, जिससे डिजिटल विभाजन और बढ़ रहा है। डेटा गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं। डेटा ई-गवर्नेंस संसाधन में संवेदनशील नागरिक डेटा का संग्रह, भंडारण, साझाकरण शामिल है, जिससे डेटा गोपनीयता, सुरक्षा उल्लंघन और व्यक्तिगत जानकारी तक अनधिकृत पहुंच के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती हैं। आधार डेटा उल्लंघन की घटना ने आधार डेटा को संग्रहित नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के संबंध में चिंताएं उत्पन्न कर दी हैं, जिससे ई-गवर्नेंस प्रणालियों में मजबूत डेटा सुरक्षा उपायों और साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। अवसंरचना सीमाओं में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता
स्तर सहित अपर्याप्त डिजिटल अवसंरचना ई गवर्नेंस संसाधनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चुनौतियां उत्पन्न करती हैं, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में। अरुणाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों में खराब कनेक्टिविटी के कारण ऑनलाइन सेवाओं की आपूर्ति बाधित होती है। परिवर्तन का विरोध। सरकारी एजेंसियों के भीतर हितधारकों के साथ पारंपरिक ऑनलाइन प्रक्रियाओं के अध्ययन। नागरिकों द्वारा परिवर्तन का विरोध। ई गवर्नेंस समाधानों को अपनाने, कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करने और सरकारी एजेंसियों, सरकारी अधिकारियों और ऑनलाइन कागज आधारित प्रक्रियाओं को ध्वस्त अभ्यस्त नागरिकों का विरोध ई गवर्नेंस समाधानों को अपनाने और स्वीकार करने में बाधा बन सकता है। इसके लिए डिजिटल साक्षरता और परिवर्तन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान और क्षमता निर्माण पहल की आवश्यकता है। तकनीकी समस्या। ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को विकसित करने बनाए रखने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता, संसाधन और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, जो सीमित तकनीकी दक्षता या बजट की कमी वाले सरकारों के लिए चुनौती बन जाती है। ऐसी एकीकरण चुनौती के लिए जीएसटीएन को प्रारंभिक क्रियान्वयन प्रक्रियाओं के दौरान बड़ी प्रणालीगत समस्याओं का सामना करना पड़ा। डेटा अस्वीकारता। इसका तात्पर्य सरकार या संस्थागत प्रदर्शन से संबंधित डेटा को जानबूझकर रोकना या इसमें हेरफेर करना, प्रायः इसकी बुरी छवि हटाने या राजनीतिक लाभ के लिए जैसे चुनाव से पूर्व पीएलएफएस डेटा को जारी न करना और 2011 की जाति जनगणना डेटा अनुपयोगी बताया आदि। यह प्रक्रिया सूचना अंतराल उत्पन्न करके अनियंत्रित राज्य शक्ति को अनुमति देकर नीति निर्माण, जवाबदेही, नागरिक अधिकारों में विश्वास को कमजोर करती है। इसके निपटान के लिए स्वायत्ता और वैधानिक रूप से समर्थित डेटा संस्थानों वहाँ नहीं गई है भाई। तुम्हारी दादी फोटी गई तो कैसे नहाऊं? पहले वो नन्नू गया था तो मैं तुमको बोल रही थी कि नहा लो, तो तुम नहीं गई। इसीलिए काम चोर लोग अब तक है, इसलिए लल्लू नहाता तो नहीं नहा सकते। नहीं ज्यादा फूल कुमार अपना बना है, वो कहा तो कितने कहीं नहीं गई तेरे से। नहीं ये रस्सी ना हो रे, ये रस्सी ना टांगी। काकी रस्सी कहाँ गए तुम लोग, कहाँ डाले? ये रस्सी तोड़ा कमानी, ये इधर टांगी, झूठ ना बोल ज्यादा। डेटा इसका तात्पर्य सरकार और संस्थागत प्रदर्शन संबंधित डेटा को जानबूझकर रोकना, उसे हेरफेर करना, प्रायः अपनी बुरी छवि हटाने या राजनीतिक लाभ के लिए जैसे चुनाव से पूर्व पीएलएफएस डेटा को जारी करना तथा 2011 की जाति जनगणना के डेटा को अनुपयोगी बताना। यह प्रक्रिया सूचना अंतराल उत्पन्न करके और अनियंत्रित राजशक्ति की अनुमति देकर नीति निर्माण, जवाबदेही, नागरिक अधिकारों और निवेशकों के विश्वास को कमजोर कर सकती है। इसके निपटान के लिए स्वायत्ता और वैधानिक रूप में समर्पित डेटा संसाधन, वास्तविक समय डिजिटल प्रणाली, उत्तरदायी शासन की आवश्यकता है जो अल्पकालिक छवि प्रबंधन पर पारदर्शिता को महत्व देता है। इंटरनेट शटडाउन और ई गवर्नेंस। इंटरनेट शटडाउन सेवाएं को जानबूझकर उत्पन्न की गई बाधा है जिसमें विशिष्ट क्षेत्रों या आबादी में पहुंच सीमित हो जाती है। इसे प्रायः शांति बनाए रखने, फर्जी खबरों को नियंत्रित और आतंकवाद का मुकाबला, डेटा के दुरुपयोग को रोकने, परीक्षाओं के दौरान नकल रोकने के लिए
लगाया जाता है। उदाहरण के लिए दिल्ली दंगे, कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पंजाब में खालिस्तान तत्वों पर हाल ही में की गई कार्रवाई के दौरान शटडाउन किया गया। इंटरनेट शटडाउन का प्रभाव क्या हुआ? आर्थिक प्रभाव: शटडाउन के दौरान दूरसंचार ऑपरेटरों को प्रति घंटे लगभग 25 मिलियन रुपए का नुकसान हो गया। मौलिक अधिकार: यह वाक और अभिव्यक्ति की, व्यापार और आवागमन की स्वतंत्रता के अधिकार को बाधित करता है। डिजिटल इंडिया की चुनौती: यह डिजिटल भुगतान में बाधा डालता है और डिजिटल रूप में समावेशी समाज के लक्ष्य को कमजोर करता है। गोपनीयता जोखिम: लोग अविश्वसनीय VPN का सहारा ले सकते हैं जिससे उनकी गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। इंटरनेट शटडाउन से संबंधित चिंताओं में अपर्याप्त नियम: मौजूदा कानून शटडाउन लागू करने के लिए विशिष्ट प्रक्रिया या आधार प्रदान नहीं करते हैं, जैसे सार्वजनिक आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा, अधिकारों का उल्लंघन, इंटरनेट तक पहुंच का निलंबन। अनुच्छेद 19(1)G के तहत नागरिकों को मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है जो व्यापार और संचार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना: सरकार प्रायः अनुराधा भसीन मामले में निर्णय का पालन करने में विफल रहती है तो शटडाउन आदेश जारी करने में पारदर्शिता को अनिवार्य करता है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट पर रोक अनिवार्य है। यह केवल सार्वजनिक आपात की स्थिति और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होने पर ही लगाया जाना चाहिए। वर्ष 2020 में इंटरनेट प्रतिबंधों के कारण वैश्विक आर्थिक हानि में भारत की हिस्सेदारी 70% से अधिक रही। इससे विश्व में इंटरनेट शटडाउन विश्व में इंटरनेट शटडाउन 2020 में इंटरनेट प्रतिबंधों के कारण वैश्विक आर्थिक हानि में भारत की हिस्सेदारी 70% से अधिक रही, जिसमें विश्व में इंटरनेट शटडाउन कैपिटल के रूप में स्थिति बनी रही। समाधान क्या है? स्पष्ट दिशा निर्देश और समीक्षा: सरकार को इंटरनेट शटडाउन के लिए स्पष्ट नियम बनाने चाहिए जिसमें अनुपातिक और उसे हटाने की प्रक्रिया शामिल हो। साथ ही राज्यों को शटडाउन की निगरानी करने के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस भी होना चाहिए। वैसे इंटरनेट शटडाउन के लिए राज्य के सचिव या केंद्रीय सचिव की अनुमति की आवश्यकता होती है। चुनिंदा प्रतिबंध: इंटरनेट शटडाउन को बंद करने के बजाय व्हाट्सएप जैसे विशिष्ट ऐप या वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाने के दुरुपयोग को रोकते हुए आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बनाए रखने में मिल सकती है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना: डिजिटल साक्षरता बढ़ाने में नागरिकों को इंटरनेट का उत्पादक रूप में उपयोग करने में मदद मिल सकती है। फर्जी खबरों और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने में मदद मिल सकती है। भारत में प्रभावी ई-गवर्नेंस के लिए आगे की राय क्या है? डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार: सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत नेट जैसी परियोजनाओं का विस्तार करना। ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस को समर्थन देना। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को डिजिटल रूप में उन्नत किया जा रहा है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा: ई-गवर्नेंस एक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण परिवारों के बीच डिजिटल कौशल में सुधार करने के लिए पीएमजीएसआई जैसी पहल को जारी रखना और विस्तारित करना। 2020 तक पीएम दिशा के तहत 6 करोड़ से अधिक लोगों को बुनियादी डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना: नागरिकों के डेटा सुरक्षा और ई-गवर्नेंस में विश्वास बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक जैसे
जैसे मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों और विधायी ढांचे को लागू करना, सेवाओं का सुव्यवस्थित होना, फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस अंतरक्रिया को बढ़ावा देते हैं। सरकारी संस्थाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए उमंग जैसे प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना, समावेशिता और पहुंच को बढ़ावा देना, व्यापक समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए ई-गवर्नेंस उपकरणों को कई क्षेत्रीय भाषाओं में सुलभ और दिव्यांग उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूलित करता है। एकल खिड़की प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं का एकीकरण, दोहराव को कम करने के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई सरकारी सेवाएं प्रदान करें। उमंग ऐप एक ही इंटरफेस पर 1500 से अधिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। डिजिटल इंडिया पहल इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य भारत सरकार को डिजिटल तक पहुंच प्रदान करना है, डिजिटल रूप में सशक्त समाज में बदलना है। यह नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने, शासन में सुधार करने और नगदी अर्थव्यवस्था डिजिटल इंडिया पहल नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने, शासन में सुधार और नगदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य नागरिकों को कई भाषाओं में डिजिटल संसाधन के साथ सशक्त बनाना है, निर्बाध डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से शासन दक्षता को बढ़ाना है, बेहतर योजना और निर्णय प्रक्रियाओं उपलब्धियां क्या रहीं। डिजिटल इंडिया पहल की भारत नेट 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर ऑप्टिक्स से जोड़ा गया। कॉमन सर्विस सेंटर 5.2 लाख से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण और शहरी इलाकों में सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। आधार 99% आबादी को शामिल किया गया आधार में, जिससे सरकारी सेवाओं तक डिजिटल भागीदारी आधार में 99% आबादी को शामिल करना, जिसमें सरकारी सेवाओं की डिजिटल पहुंच संभव होती। डिजी लॉकर 13.7 करोड़ से ज़्यादा उपयोगकर्ता हैं, 562 करोड़ से ज़्यादा दस्तावेजों को डिजी लॉकर पर स्टोर करते हैं। उमंग ऐप मोबाइल ऐप के जरिए 1668 ई सेवाएँ और 20,197 बिजली बिल सेवाएं प्रदान करता है। UPI 11.9 लाख करोड़ से 730 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल लेन देन की सुविधा देता है। सोशल मीडिया और अभिशासन सोशल मीडिया को किसी भी वेब या मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो किसी भी व्यक्ति या संस्था को अन्योन्य क्रियात्मक रूप में संवाद करने और उपयोगकर्ता द्वारा तैयार की गई सामग्री के आदान प्रदान सक्षम बनाता है। स्मरणीय तथ्य क्या है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन रिपोर्ट 2024 मार्च 2024 तक प्रति उपयोगकर्ता औसत मासिक डेटा खपत 20.27 GB है। 2014-15 में 0.27 GB से ऊपर है, जिसमें 954.4 मिलियन इंटरनेट ग्राहक, 556 मिलियन शहरी और 239 मिलियन ग्रामीण हैं। 4G 82.7 उपयोगकर्ता के साथ सार्वजनिक रूप से प्रचलन है, जबकि 5G अपनाने वालों की संख्या 16.9% तक पहुंच गई है। 660 मिलियन से अधिक स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं और 8.7 से 10.4 प्रति GB डेटा लागत के साथ भारत वैश्विक स्तर पर सबसे किफ़ायती इंटरनेट बाज़ारों में से एक है। भारत पर सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है। सोशल मीडिया ने सरकार और नागरिकों के बीच दो तरफा संचार
को सक्षम बनाया है, जैसे कोविड-19 के दौरान मंत्रियों द्वारा ट्विटर का उपयोग आदि। महिला सशक्तिकरण, सोशल मीडिया में महिलाओं को अपनी चिंताओं और मुद्दों को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करने में सशक्त है, जैसे मी टू अभियान। वास्तविक समय पर शिकायत निवारण, सरकारों नागरिकों की शिकायत में तुरंत दूर करने के लिए ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है, जैसे रेलवे और पुलिस विभाग @रेल मिन इंडिया, @यूपी पुलिस जैसे ट्विटर हैंडल के माध्यम से यात्री और सुरक्षा शिकायत पर जवाब देते हैं। नीतिगत प्रक्रियाओं और परामर्श, सोशल मीडिया नीतिगत मामलों पर शासन के सुझावों को आमंत्रित करके सहभागी शासन को सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए mygov.in जैसे प्लेटफॉर्म नीतियों और सरकार और नागरिक सकारात्मक प्रभाव। सरकार नागरिक पर सोशल मीडिया में सरकार और नागरिक के बीच दो तरफा संचार होता है, जैसे कोविड-19 के दौरान मंत्रियों द्वारा ट्विटर का उपयोग। महिला सशक्तिकरण, सोशल मीडिया में महिलाओं को अपनी चिंताओं के मुद्दे उठाने के लिए मंच प्रदान करता है। वास्तविक समय पर शिकायत निवारण, सरकारें नागरिकों की शिकायत को तुरंत दूर करने के लिए ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। उदाहरण के रेलवे और पुलिस विभाग ट्विटर हैंडल यात्री सुरक्षा शिकायतों जवाबदेही है। नीतिगत प्रक्रिया और परामर्श, सोशल मीडिया नीतिगत मामलों पर जनता के सुझावों को आमंत्रित करने सहभागी शासन को बढ़ाता है। लोगों आपदा प्रबंधन संकट प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया उपयोग सरकारी संस्थानों को बेहतर चेतावनी को प्रसारित करने, राहत प्रयासों का समन्वय करने। उदाहरण के लिए विनियमन की आवश्यकता, सार्वजनिक संस्थाओं को कमजोर करना,